देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान जैसा मुल्क जब दिल करता था आंखें निकाल कर हमें दिखाता था, उसकी वो आंखें निकालने का काम किया जो हमें आंखें निकाल कर दिखाता था। ये ताकत भारत से कब आई? जब भारत के अंदर भारत खुद इतनी शक्ति में आया कि वो फाइटर जहाज बना रहा है, वो हेलीकॉप्टर बना रहा है, वो अपने टैंक बना रहा है, उसने अपने समुद्री बेड़े बनाने का काम किया। आप देखिए इस देश के अंदर एक छोटा स्मॉल वेपन की भी फैक्ट्री जो थी इंडियन ऑर्डिनेंस की लगाने के लिए सालों साल लग जाते थे। आज देश को अपने स्मॉल आर्म्स या AK-47 या SLR ये सारी की सारी बाहर से लेनी पड़ती थी। आज भारत इस क्षमता पे पहुंच गया है कि भारत किस टेक्नोलॉजी से स्मॉल आर्म्स को बाहर एक्सपोर्ट किया जा रहा है, ये भारत की क्षमता पहुंच गई है। आप ताली बजाइए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए। मैं तो बता रहा हूं इसमें मेरा योगदान कोई नहीं है, मेरा योगदान कोई नहीं है। अर्नब जी का योगदान है, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमको बता पा रहे हैं ये देश के प्रधानमंत्री। एक इंसान की सोच है, एक इंसान की सोच कितनी बड़ी हो सकती है इससे पता चलता है कि अगर इंसान की सोच बड़ी है, इंसान बड़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान बड़ा अपने लिए कोई भी हो सकता है, बड़ा कारोबारी हो सकता है, बड़ा होगा। उस इंसान की सोच उस भारत, उस स्टेट के लिए, उस कंट्री के लिए क्या है ये मायने रखता है। और बड़ी सोच को एक देश के प्रधानमंत्री के रूप में जब लेके आते हैं तो देश को बदलने का काम करती है। लगभग 30% के आसपास दिल्ली को, देश को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम, 30% से ज़्यादा गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम एक इंसान ने कर दिया। ये ताकत है। जिस सरकार के लोग, प्रधानमंत्री इतने हेल्पलेस थे कि वो मंच पर खड़े होकर कहते थे कि हम यहाँ से 100 रुपया बेचते हैं, हम यहाँ से 100 रुपया बेचते हैं, नीचे 5 रुपये पहुँचते हैं। कितना हेल्पलेस है। एक प्रधानमंत्री ये नहीं कह रहा कि मैं 100 रुपया भेजूंगा तुम्हारे तक 100 पहुंचवाऊंगा। वो एक असहाय होकर, एक हेल्पलेस होकर बोल रहा है हम 100 बेचते हैं, नीचे 5 जाते हैं। पर यह नहीं बताता कि आधे हम खा जाते हैं, आधे नीचे बांटने वाले खा जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री आया, कहा ना खाऊंगा, जोर से बोली ना खाऊंगा, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होने शुरू हो गए। जब खाना ही नहीं है तो 100% पहुंचना शुरू हो गया। बस इतना ही अंतर था। वो 5% इसलिए कहते थे क्योंकि आधे वो खा जाते थे। एक प्रधानमंत्री आया, ना खाऊंगा ना खाने जाऊंगा, तो सीधा डायरेक्ट बेनिफिट सिस्टम शुरू हो गया और सबके खाते में सीधे पैसे जाने शुरू हो गए। ना कोई रोक सकता है ना कोई टोक सकता है। इसी तरह दिल्ली, प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के लिए कहा कि मैं दिल्ली के लिए भी समा दूंगा। जब कोई प्रधानमंत्री बात कहते हैं, शायद सामने लोग बैठे कई बार ऐसे सोच लेते हैं कि भाई वोटों के लिए बोला जाता है। अक्सर हमारा एक सोच बन गई है कि नेता वोटों में सब कुछ बोलते हैं। लेकिन आप सोचिए अगर प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा कि आप मुझे दिल्ली दीजिए, मैं अपने काम समय में से निकालकर दिल्ली के लिए भी समा दूंगा। अगर आपने ये सुना नहीं होगा, ये सुना भी होगा तो आपके मन में लगा होगा कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। अब उसके बाद प्रधानमंत्री से पूछने जा भी नहीं सकता कि आप दिल्ली के लिए समाज दे रहे हो या नहीं दे रहे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी अपने देश के कामों के साथ साथ अब तक 2 बैठकें तो खाली यमुना जी पानी के ऊपर ले चुके हैं। यमुना जी की बैठक और देश के प्रधानमंत्री ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा था मैं दिल्ली के लिए समा दूंगा। दिल्ली का पीने का पानी, दिल्ली का सुवेज सिस्टम ठीक हो जाए। गृह मंत्री जी अब तक 3 बैठकें ले चुके हैं। कल भी एक बैठक थी जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, परसों ये हमला होने के बाद वो जा नहीं पाई, परसों भी एक बैठक थी। ये केंद्र सरकार के, अगर मोदी जी ने कहा मैं करूंगा तो दिल्ली को विकसित करने के लिए मोदी जी का वो संकल्प है, उसको पूरा करने के लिए माननीय रेखा गुप्ता जी रात दिन लगी हैं। आपने परसों देखा जन सुनवाई के दौरान एक दिन में 1000-1500 लोग किसी को मिलने आए। एक 10 साल ऐसा मुख्यमंत्री रहा जिसके घर के दरवाजे भी नहीं किसी को पता कैसे खुलते हैं, रिमोट कंट्रोल से खुलते हैं, किसी ने आज तक उसका घर नहीं देख पाया। उन्होंने अंदर बैठे बैठे शीश महल बना लिया क्योंकि कोई आ ही नहीं सकता मेरे यहाँ तो। और एक मुख्यमंत्री ऐसी जो दिन में 1500 लोगों को जन सुनवाई सुबह 7:30 बजे से शुरू करें और उनके ऊपर जिस तरह से जानलेवा हमला हुआ, कोई भी इंसान होता वो इतना डर जाता, इस तरह की दहशत में आ जाता। और उनको एडवाइस करने वाले डेफिनेटली एडवाइस भी कर रहे थे कि आपको इस तरह से अब आगे से जन सुनवाई को बंद करना चाहिए। लेकिन रेखा गुप्ता जी ने कल क्या कहा, मैं जब उनसे परसों मिला, मैं उसको अंदर उनसे बातचीत करने के बाद ये कहने को मजबूर हुआ कि तुम मुख्यमंत्री नहीं, शेरनी मुख्यमंत्री हो, शेरनी, तुम्हारे में इतना जज्बा है
किसी ने मौत को इतने पास से देख लिया हो और फिर भी ये कहे ये जन सुनवाई खाली चालू ही नहीं रहेगी, आगे तुम्हें अपने घर में मिलती थी, अब मैं दिल्ली की हर विधानसभा में जाके जन सुनवाई करूंगी। मेरी काम को आप किसी भी सूरत में रोक नहीं सकते, मेरे लिए अड़िका नहीं बन सकते, कोई परिस्थितियां मेरे लिए अड़िका नहीं बन सकती। ये विजन है दिल्ली का। और मैं 3 बातें कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। दिल्ली में हम क्या कर रहे हैं? दिल्ली आज मैटर करती है, देश की राजधानी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले 8 सालों से दिल्ली में 10 साल से व्हीकल पेट्रोल डीजल के और 15 साल के पेट्रोल के बैन थे। क्यों थे? क्योंकि दिल्ली की नकम्मी सरकार किसी भी तरीके से कुछ भी काम करने में नाकाम थी। हमने जाकर जब माननीय सुप्रीम कोर्ट को बताया हम क्या कुछ कर रहे हैं, हम क्या बदलाव लेके आए हैं दिल्ली में, किस तरह से पोल्यूशन कंट्रोल के हमने ये पैरामीटर सेट किए हैं, किससे निरंतर रोज पोल्यूशन नीचे आने में कामयाब हो रहा है, तो मुझे इस बात की खुशी है कि जब एनवायरमेंट मंत्रालय, जिसको मैं देखता हूँ, जब उन्होंने जाकर पिटीशन माननीय सुप्रीम कोर्ट के आगे लगाई, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों को चलते माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी तुरंत एक बार उस पर राहत दी और कहा हम सुनेंगे तब तक के लिए, जब तक हम केस सुनेंगे तब तक के लिए 10 साल की गाड़ियां पेट्रोल की भी, डीजल की और 15 साल की पेट्रोल की किसी भी तरह की एंड ऑफ लाइफ नहीं है, वो चल सकती हैं। हम पहले केस सुनेंगे, सच्चाई समझेंगे दिल्ली। मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 70 सालों में हिस्टोरिकली, मेरी ध्यान से बात सुनिएगा, 70 सालों में कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार इतनी जल्दी, छोड़िए अपने 5-5 साल के टेन्योर में भी इतनी पॉलिसियां नहीं बना सकी। मैं आपको लाइन लगा के बताता हूं कि हम कितने दिन में कितनी पॉलिसियां दिल्ली में लाने में कामयाब हुए। दिल्ली के अंदर जो पेड़ खतरनाक तरीका अपना लेते हैं उनको काटने के लिए कोई प्रोसेस नहीं था, कोर्टों कचहरियों में लोग उलझे पड़े थे और 10-10 साल से हमारे प्रोजेक्ट लकड़े पड़े थे। हम दिल्ली के अंदर दिल्ली ट्री कटिंग, ट्री फेलिंग पॉलिसी सरकार बनने के 2 महीनों में लेके आए और आज अगर आपका पेड़ खतरनाक है, गिर सकता है, किसी की जान ले सकता है, तो आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं। उसकी फोटो खींचिए, अपलोड कीजिए और बता दीजिए कि कल हम इस पेड़ को काटने जा रहे हैं, हमारे लिए खतरा बन चुका है। आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं अगर वो पेड़ आपके लिए खतरा बन चुका है, क्योंकि जान इंसान की भी उतनी ही प्यारी है और पेड़ से ज़्यादा प्यारी है। पेड़ किसी के ऊपर गिर जाए और जान ले ले और हम इंतजार करें कि कोई पॉलिसी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दिल्ली के अंदर जो इंडस्ट्रियल है, मैं उसका भी मंत्री हूँ और दिल्ली के अंदर इंडस्ट्रीज़ के लाइसेंस लेने के लिए एमसीडी के अंदर पिछले 1952 से ये लगातार प्रथा चलती आ रही थी। इंडस्ट्री वालों को 8-8 लाइसेंस एमसीडी से लेना पड़ता था। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बैठक करके एलजी साहब के साथ दिल्ली को एमसीडी से लाइसेंसिंग मुक्त कर दिया। कोई 70 साल में नहीं कर पाया। एक ही दिन के फैसले में अब दिल्ली में लगाने वाली इंडस्ट्री को किसी एमसीडी का दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में लाइसेंस लेने के, फैक्ट्री लगाने के लिए डीपीसी से परमिशन लेनी पड़ती थी। 120 दिन का टाइम था, कम करके हमने कहा केवल 20 दिन में या तो डीपीसीसी उनको परमिशन देगी, एनओसी देगी, नहीं तो डीम्ड एनओसी माना जाएगा। ये कतई नहीं हो सकता कि लोग इंतजार करते रहें और दिल्ली बर्बाद होती रहे। इसी तरह दिल्ली के अंदर हम 11,000 मैट्रिक टन कूड़ा रोज लाते हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अर्नब जी, आपको भी ध्यान में लाना चाहता हूं। हम जब भी टीवी में खबरें पढ़ते हैं हम ये शायद भूल जाते हैं, दिल्ली दुनिया की वाहिद एक ऐसा शहर है पूरी दुनिया का जिसके अंदर कई स्टेटों से ज्यादा पॉपुलेशन है, 3 करोड़ पॉपुलेशन, और वो भी 50 किलोमीटर के अंदर अंदर। ये अद्भुत है। मैं मानता हूं कभी कभी परमात्मा भी अपना रंग बदल के धरती पे ये देखने आते होंगे कि दिल्ली के लोग दिल्ली को चला कैसे रहे हैं, वरना संभव है 3 करोड़ लोग। अब सोचिए हरियाणा से 115% पॉपुलेशन हमारी ज्यादा, हरियाणा से। आप सोच के देखिए उत्तराखंड से हमारी डबल से ज्यादा पॉपुलेशन है। आप सोच के देखिए झारखंड से हम 130% हमारी पॉपुलेशन है, उनसे 1.25 गुना हमारी पॉपुलेशन है। सोच के देखिए पंजाब के बराबर हमारी पॉपुलेशन होने जा रही है। इन स्टेटों का आप एरिया देखिए और दिल्ली ने इन सब चीजों को अपने में समा रखा है। ये अद्भुत है। और मैं बताना चाहता हूं 11,000 मैट्रिक टन कूड़ा हम हटाते हैं और उस 11,000 मैट्रिक टन कूड़े का मतलब है कि 3 दिन के अंदर एक कुतुब मीनार जितना पहाड़ बन जाए। 11,000 मैट्रिक टन का मतलब ये है। और लेकिन आपकी दिल्ली की सरकार, रेखा गुप्ता जी की सरकार जब से आई है, मैं आपको बताते हुए बड़ा फक्र महसूस करता हूं, 8,000 मैट्रिक टन कूड़ा तो हम रोज प्रोसेस कर देते हैं और उससे बिजली बना देते हैं। 8,000 मैट्रिक टन कूड़ा
14,000 मैट्रिक टन कूड़े का हमारा प्लांट अगले 2 साल में लग जाएंगे। उसके बाद दिल्ली और भी अगर पॉपुलेशन आ जाएगी, आज 11,000 मैट्रिक टन है, अगर 30% क्रेज होकर 14,000 मैट्रिक टन होगा तो भी एक कूड़े का दाना भी दिल्ली में नहीं बचेगा। 100% प्रोसेस करेंगे। और जो लेगेसी है, जिसको आप कूड़े के पहाड़ देखते हैं बलासवा में, ओखला में, इन कूड़े के पहाड़ों को मुझे बताते हुए फक्र हो रहा है, हम अब तक 30% इन कूड़े के पहाड़ों को कम कर चुके हैं। अगले 2 साल के अंदर दिल्ली में जैसे आप लोग डायनासोर देखने के आपको किस्मत वाले नहीं हैं, ऐसे आपके बच्चे भी इतने किस्मत वाले नहीं होंगे कि वो कूड़े के पहाड़ देख पाए। फोटो खींच के रख लेना, फोटो में उनको बताया करोगे।